everyone. अरे मेरा कैमरा नहीं हुआ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था एक। सर मैंने भी आपको एक मेल किया था। Okay. कैमरा स्विच ऑन कर लिया सभी ने? सब बढ़िया। युग जैन। सर जो पीटीएम में सर सिर्फ पीटीएम में फेज 1 का जो टेस्ट हुआ था उसका ही डिस्कशन हो रहा था क्या? बिकॉज उसके बाद एक और टेस्ट हो गया था। मेनली फेज 1 के बाद, हर फेज के बाद आपका पीटीएम अरेंज होता है। तो अब जो सेकंड फेज होगा उसके बाद भी आपका एक पीटीएम अरेंज होगा। नहीं सर, Okay? जो टोटल 3 फेज होते हैं ना? हाँ, 3 फेज होंगे आपके टोटल। तो यू विल फाइंड 3 पीटीएम्स। ठीक है। फेज 3 कब खत्म सर? हमारा फेज 3 कब खत्म होगा? इन द मंथ ऑफ दिसंबर प्रोबेबली। फेज 3 दिसंबर में खत्म होगा। हाँ, मींस एंटायर सिलेबस। अब देखो, वैसे जो शेड्यूल है फेज 2 आई थिंक अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आफ्टर 2 मंथ्स यू विल फेस योर फेज 3, मींस एट द एंड ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, कुछ ऐसे ही रेंज करेगा जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वी विल डू रिवीजन। ओके। तो yes, someone of you was saying something. Yes, Pratik Tyagi, you said that you asked me a question. कौन सा क्वेश्चन था? Let me remind me. सर which of the following are heterogeneous in nature? Okay, let me see which question. सर माउंटेन सॉइल होगा इसका। सर आज कौन सा लेक्चर कराओगे सर आप? अब तो सिविक्स होगा। Okay, wait. Let me see. Just give me a second. Actually, your number is not saved. Okay. कॉफी के बारे में पूछा था आपने? सर वो मैंने पूछा था। Okay, सर वो आर्यन ने पूछा था। I don't know कहाँ गया क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो फिर से। सर which of the following soil heterogeneous in nature? Which among the following soil is heterogeneous in nature? Okay. Yes, sir. तो कौन सा सॉइल था उसमें? सर ऑप्शंस थे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में शायद मिक्सचर के बारे में पढ़ाया होगा, होमोजेनियस और सर पढ़ाया हुआ है। यस सर पढ़ाया सर। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो आप जानते ही होंगे। यस सर, पिछले Yes, साल के sir. चैप्टर Yes, sir. नंबर 2 में पढ़ा Yes, है। sir. जैसे 9th में पढ़ा था हमने। अच्छा, तो Yes, sir. सॉइल क्या है? सर सॉइल का मिक्सचर मिक्सचर सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस है, और उसमें माउंटेन सॉइल, अलुवियल सॉइल, ठीक है, सर और माउंटेन आपका कौन सा सॉइल। ब्लैक सॉइल? सर अलुवियल Option सॉइल दिया है। नहीं हो सकता। सर अलुवियल सॉइल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों मिक्स होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है अलुवियल सॉइल में। पर सॉइल में तो इक्वल प्रोपोर्शन से wait. होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस नहीं होता है। होमोजेनियस तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आप जानते हैं मिक्सचर है। होमोजीनियस में आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को इजीली डिमार्केट नहीं कर पाते और नहीं हटा पाते, जो मैं जानता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, यस सर सही उसका है। यूनिफॉर्म सही है कि नहीं? कंपोजिशन होता है। है ना? सर और उसमें हेट्रोजीनियस में आप उसको मिक्स होती है, लिसन, इसी वजह से नहीं कर पाते। हेट्रोजीनियस में आप डिमार्केट कर पाते हैं। ओके, तो जो भी ये ऑप्शन दिया है इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका माउंटेन सॉइल होगा, क्योंकि माउंटेन सॉइल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आप जानते हो, ज्योग्राफी में भी एक्सप्लेन किया है कि उसमें क्या है, नंबर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। जब हम ऊपर से नदियां ड्रेन करती हैं, डिसेंड करती हैं, तो अपने साथ भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी दोनों ले जाते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से बताया होगा। जो अलुवियल सॉइल है वो भी आपका माउंटेन सॉइल से ही बना हुआ है,
ठीक है, वो भी सर। माउंटेन से ही ट्रेन होके आके जो है नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन उसने किया है। तो माउंटेन सॉइल जो भी ऑप्शन दिया गया, लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका माउंटेन सॉइल है। उसमें आप क्लियरली डिमार्केट कर पाएंगे कि ये पेबल्स है, दिस वन इज सिल्ट, क्ले, ठीक है। तो डिमार्केशन जिसमें आसानी से हो जाए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें आपका माउंटेन सॉइल है। तो दैट्स व्हाई माउंटेन सॉइल इज हेट्रोजीनियस तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था ना। हाँ, होना ऑल ऑफ अगर दीज होना option चाहिए में था, ठीक है। ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं। सर ये ठीक है, एनसीईआरटी में तो कहीं गिवन नहीं है। सर लेकिन यहाँ पे कोई बात ऑल ऑफ दिस, सर ऑल ऑफ दिस तो इसमें लेकिन नहीं हो सकता, बिकॉज अलूवियल सॉइल एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बिकॉज उसमें क्या है कि सॉइल उसमें इज लिख- एन soil is Soil is heterogeneous. डेड डिकेइंग मैटर मिल सर लेकिन सॉइल तो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट, क्ले और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स का। और सर अलूवियल सॉइल के लिए लिखा हुआ है कि उसमें Wait. सेम प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। तो फिर सर होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो सारी चीजें प्रोपोर्शनेट है। Sand, silt और clay. Wait, sand, silt और clay क्या होता है पहले ये बताओ वैभव। सर सैंड होता है सर, मतलब सर ऐसे डेफिनेशन तो नहीं बता सकता मैं। Listen वैभव, sand, silt, clay कहीं न कहीं रॉक से बना होगा, सेडिमेंट्री रॉक से। यस, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। यस सर, रॉक। तो माउंटेन सॉइल भी सेडिमेंट्री रॉक, अलुवियल सॉइल भी सेडिमेंट्री रॉक। ये कैसे आपने डिमार्केट कर दिया कि इक्वल प्रोपोर्शन में है थ्रू आउट, मींस अलुवियल सॉइल में आप सैंड, सिल्ट, क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में पाते हैं। सर लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। हर एक बुक में एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, लाइम एंड फास्फोरिक कंटेंट लिखा हुआ है। एडिक्वेट लिखा सर, इक्वल ले ले। सर बुक में लिखा हुआ है सर, इक्वल प्रोपोर्शनेट। रीड करो वो लाइन। सर एक मिनट में तो बुक निकाल रहा हूँ, मेरी बुक। सर वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुनाओ। सर वो लाइन लिखी है, द alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay, not equal. हाँ सर पेज नंबर 8 पे है। ओके वेट, यस वैभव, आपको कुछ कहना है इस पे? डू यू वांट टू से एनीथिंग? ओके, तो जो भी अवेलेबल ऑप्शन था उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका माउंटेनस सॉइल है, क्योंकि आप इजीली डिमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। बस अगर आपके पास आपका कंसेप्ट होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। होमोजीनियस में आप नहीं कर पाते डिमार्केशन, ठीक है, आप अलग नहीं कर पाते हैं, बट हेटेरोजीनियस केस में आप कर सकते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर माउंटेनस सॉइल देंगे। सर मैंने अपने क्लासमेट से पूछा था, उन्होंने एलुवियल सॉइल ही करा था, कि वही करेक्ट ऑप्शन है। तो कोई बात नहीं, उनको ये बता दो ऑप्शन, ठीक है। माउंटेनस सॉइल इज द ओके। अब अलुवियल भी कहा जाता है। अब देखो तो सारे जो है कि ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज भी कह दो, है ना, मिक्सचर तो है ही वो, ऑल ऑफ दीज भी कह दो। ओके प्रतीक, तो जो मैंने आपको आंसर बताया उस आंसर में आपको मैं लॉजिक भी बता रहा हूं कि आप इजीली डिमार्केट कर सकते हैं जो मिक्सचर है। अलुवियल में आप इजीली नहीं कर पाएंगे। अलुवियल भी आपका माउंटेनस से ही बना है, रिवर ने ड्रेन करके उसको वहां पे डिपोजिशन किया है। नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन अलुवियल सॉइल से ही हुआ है, और अलुवियल सॉइल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और एंटायर हिमालयन माउंटेन इज मेड अप ऑफ नियरली सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, विच इज अ पोरस रॉक। तो ओवरऑल ये जो डिमार्केशन हम जो नेकेड आइज से कर पाते हैं, अलुवियल में हम कम कर पाएंगे, माउंटेनस सॉइल में ज्यादा कर पाएंगे। सो इन दैट सेंस द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी माउंटेनस सॉइल, ठीक है। अब जब देखो कभी कदार ऐसा भी होता है कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो उनमें से हमें बेस्ट पिकअप करना होता है, तो इसमें से बेस्ट आपका माउंटेनस सॉइल। ओके सर। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल सेम होता है? फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनस सॉइल होता है, एनसीईआरटी में। यस सर, सेम होता है। सर आज क्या पढ़ाओगे सर? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। Yes sir. Any other doubt? Anybody has any other doubt? नोट भेजिए थे। Excuse me sir. सर Yes. Excuse me sir. सर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन था, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड। सर ऑप्शंस थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर,
intensive subsistence farming, primitive, and slash and burn. तो फिर सर से repeat करो एक बार, repeat it again. In which type of farming high dose of modern inputs are used? Option 1 था plantation agriculture, second था intensive subsistence farming, third था primitive subsistence और fourth था slash and burn agriculture. सर सर ऑप्शन 1 होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो ऑप्शन ए, ठीक है, सर will be इसलिए मैं considered बता over रहा here. हूँ सर प्लांटेशन में भी तो होता है। नहीं हो सकता। बोलो बोलो क्या कह रहे हो अस्मित अभी सर बोलो। तो मैंने प्लांटेशन किया था पर करेक्ट आंसर था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जब मैंने टीचर से पूछा मैम ने कहा कि वो भी हो सकता है, तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वाला करेंगे, इसलिए मैम वही होगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट में आपका कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग प्लांटेशन जो है इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। और इंडिया में आपको बताया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जब आप कहते हैं तो ओवरऑल जो फार्मिंग पैटर्न है जो आप देखोगे इंडिया में वो क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हाई डोसेज हम कमर्शियल फार्मिंग में ही यूज करते हैं, समझ में आई बात। प्लांटेशन जब कहते हैं तो प्लांटेशन इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अगर प्लांटेशन की जगह कमर्शियल फार्मिंग होता है यहाँ पे तो इंटेंसिव की जगह कमर्शियल फार्मिंग आंसर सही होता है ना। इंटेंसिव की जगह कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, सही आंसर होता। और कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में आपका वीट भी आ जाता, राइस भी आ जाता है ना, सुगर केन, और फिर प्लांटेशन भी इंक्लूडेड है। ओके, तो यस, समवेयर एज पर द गिवन ऑप्शन इंटेंसिव विल बी कंसीडर्ड। बट सर एनसीईआरटी में इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप हुआ ना, क्या प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप हुआ ना। हाँ, प्लांटेशन आपका कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप हुआ। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कमर्शियल फार्मिंग लिखा है तो आंसर आपका कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। आंसर आपका क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछा गया है ना, तो इसमें कमर्शियल फार्मिंग अगर लिखते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग, गो फॉर कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर, ठीक है, एज पर द गिवन ऑप्शन। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होगा फिर से बता दीजिए। हाँ सर इंटेंसिव फार्मिंग क्यों नहीं होगा? इंटेंसिव फार्मिंग में भी हाई डोज जो है कि HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाई डोसेज का तब हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी रिक्वायर मोर यील्ड। मोर यील्ड विल बी गिवन डन बाय, मींस मोर yield will be we will get more yield only with the use of high doses of HYV seeds. तो HYV seeds हमारे ज्यादा लगेंगे तभी हमारे पास more yield होंगे। तो this can only happen in commercial farming. Why we want more yield? We want more yield because we want to sell out. ठीक है, और ये सभी नहीं कर पाएंगे। Those who are middle class farmers and or rich farmers will only be able to do that. सर तो आंसर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों हुआ? अरे तो प्लांटेशन इसमें ऑप्शन में है ना, प्लांटेशन भी तो है देखो ऑप्शन में। तो प्लांटेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर कमर्शियल होता तो हम कंसीडर करते ओवरऑल कमर्शियली, अगर फार्मिंग की जा रही है तो कमर्शियल हो जाता आंसर। प्लांटेशन दिया है और फिर इन्होंने कहा इंटेंसिव दिया है, फिर प्रिमिटिव दिया है, फिर स्लैश एंड बर्न दिया है। तो लास्ट के दो तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। फर्स्ट टू में आपका प्लांटेशन एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का, इसलिए यहाँ पे प्लांटेशन को हम नहीं कंसीडर करेंगे, इंटेंसिव कंसीडर करेंगे। होता तो इंटेंसिव में भी है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा कमर्शियल में होता है, तो आंसर कमर्शियल होता अगर कमर्शियल लिखा होता तो, ठीक है। ओके सर। सर पर इंटेंसिव में भी होता है। I also have a doubt. हाँ बताइए क्या Sir, difference between plebiscite and referendum. युग जैन, आपको मैंने ये शायद बताया था ना। सर वो समझ नहीं आता, मैंने आपको एक और मेल रिवर्ट किया था बाद में। क्या नहीं समझ में आया बताओ। सर जो आपने भेजा था, बताओ क्या भेजा था, क्या पढ़ा, क्या समझे। सर आपने भेजा था कि plebiscite and referendum both are a kind of direct election in which a proposal is given and people are asked to vote in favor or against that proposal. The outcome of referendum is binding on government, whereas the outcome of plebiscite is not binding on government. हाँ, अब बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया बेटा। सर ये चीज तो पता थी कि मतलब उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पे या उससे पड़ेगा, लेकिन सर वो डिफरेंस क्या होगा वो और पता करना था।
डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों एक तरह का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक प्रपोजल दिया जाता है, उसमें यस और नो दो ही ऑप्शन होते हैं, इधर यस और नो, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, चूज करोगे, और जो आउटकम्स होगा, अगर वो रेफरेंडम के थ्रू हो रहा है इलेक्शन, तो आउटकम्स जो होगा वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट के ऊपर जो कंडक्ट करा रही है, और प्लेबिसाइड के केस में आउटकम्स बाइंडिंग नहीं होगा। यही डिफरेंस है मेन। सर यहाँ पे बाइंडिंग का मीनिंग समझ नहीं आया। बाइंडिंग का मतलब कि यू आर, तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। यस, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू, बात माननी पड़ेगी, ठीक है, यू विल हैव टू फॉलो द रेस्पेक्ट, मींस फॉलो द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। तो फिर किसको फॉलो करना पड़ेगा, हमें या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को, ठीक है। आउटकम्स जो है गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। रेफरेंडम के केस में बाइंडिंग होगा, करना ही करना है, जो कहा वो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम पास के लिए एक जो है रेफरेंडम करा दिया। अच्छा सर, इसीलिए परवेज मुशर्रफ हार गए थे रेफरेंडम में वो होने के बाद? जीत गए थे रेफरेंडम, आपको याद होगा ठीक से, तो वो चीटिंग करके जीता था, मतलब ऐसा अच्छा, हाँ, जीत गए थे पाकिस्तान की केस स्टडी में। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके, मुझे भी क्वेश्चन था सर। पूछो। यस, डू इट फास्ट। सर बोलो उत्कर्ष बोलो पहले। सर अच्छा, सर consequence of the ecological मतलब resource depletion affect not only the country but also the whole world, तो कुछ ऐसा ही था सर। मतलब इसका ये था कि जो वेट, चैप्टर डेवलपमेंट आखिरी में जाओ सबसे, ठीक है, चैप्टर डेवलपमेंट के, तो वहां पे ये पर्टिकुलर लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट रेस्पेक्ट एनी स्टेट बाउंड्री। हाँ सर, यही था ना, तो वो वहीं पे है। और आपने एनवायरमेंट में बहुत कुछ पढ़ रखा है। आई थिंक आई हैव टॉट यू लॉट ऑफ थिंग्स, वेदर इट इज रिसोर्स और डेवलपमेंट तो एनवायरमेंट, अगर देखो क्लाइमेट चेंज इज अ बर्निंग इशू टुडे, तो क्लाइमेट चेंज ऐसा थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को देखेगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज करना है और वहां पे बस सिर्फ होगा, वो तो होगा तो सभी के लिए होगा। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोब को क्या कर रही है, पूरे ग्लोब के लिए एक बर्निंग इशू है, एक ऐसा इशू है जिसको सभी लोग मिलके कॉम्बैट करना चाहते हैं। अभी किसी का मतलब, और फिर उसके बाद आए थे कि टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म भी एक ऐसा इशू है जो कि सभी लोग ग्लोबली एक साथ होकर उसको कॉम्बैट करना चाहते हैं, ठीक है, लगभग। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके कोई स्टेट बाउंड्री नहीं होती है, जब वो अफेक्ट करते हैं तो वो सभी को करते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखा, आपने कुछ लिखा है इसमें? हाँ सर, मैंने यही एग्जांपल दिया, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का और एक उसका डिफॉरेस्टेशन का, कि रेनफॉल पैटर्न नेबरिंग कंट्रीज में भी वो करेगा, चेंज करेगा। क्लाइमेट चेंज से क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इनिशिएटिव डिड वी टू इन ऑर्डर टू कॉम्बैट। यस सर, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के जब नोट बनाना था तो मुझे उसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म तो कुछ मिला ही नहीं, सारे इंस्टीट्यूशनली थे। क्यों? आपको कि 1960s 70s में क्या मिल रहा है? सर, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। और जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल रहा है? इफ यू आर सेटिंग अप अ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, you are taking help from technology, then only you are able to do so. Institution तो सेटअप कर रहे हैं with the help of technology। सर, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बताओ। हाँ, तो उसमें HYV बताओ और ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV ग्रीन रेवोल्यूशन बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग बताओ, गुड, ठीक है, मिल्क रेवोल्यूशन बताओ, व्हाइट रेवोल्यूशन। सर यस सर, प्लेबिसाइड से और रेफरेंडम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर। पहले क्या 19वीं सेंचुरी के वक्त से सर प्लेबिसाइड जैसी कोई आइडियोलॉजी थी, तो रेफरेंडम वाली कोई आइडियोलॉजी नहीं थी क्या? मतलब ये किसी क्वेश्चन सर, जो क्योंकि सर अर्नेस्ट रेनिन वाला सर जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, तो सर उन्होंने लिखा है कि एक नेशन में रोज प्लेबिसाइड होना चाहिए, कुछ ऐसे लिखा है। एक नेशन में रोज प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो प्लेबिसाइड यहाँ कराने का ये मतलब है कि हमें हमेशा पीपल के ओपिनियन को जानना चाहिए। पीपल के ओपिनियन को हम जानेंगे तो हम एक अच्छा डिसीजन
ले पाएंगे और उसका जो आउटकम्स होगा वो बाइंडिंग भी नहीं होगा। सर बाइंडिंग ना हो सर बाइंडिंग की क्या मतलब? बाइंडिंग नहीं होगा, हो सकता है पीपल चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, हाँ कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि नेशन के बेनिफिट में नहीं है, बट पीपल ऐसा चाहती है, जनता वहां की चाहती है। जनता वहां की चाहती है कि दूसरे एथनिक ग्रुप्स को पूरी तरीके से यहाँ से निकाल दो, ठीक है, माइनॉरिटी के वो रिस्पेक्ट मत करो, ठीक है। अब देखो, अगर एक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी सिनाला ने वोट कर दिया कि रिमूव तमिलियंस फ्रॉम हियर, 74% है, और उन्होंने प्लेबिसाइट में या रेफरेंडम में वो कह दिया यस 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 रिमूव रिमूव, 74 people if saying yes remove. So if you will took a referendum, you will have to follow that opinion because you took a path of referendum. But in case of plebiscite, you will have an option that it is not binding on you. Okay? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है सर तो सर हमें फिर हमेशा प्लेबिसाइड ही रेफर करना चाहिए। So it is an opinion given at that time. Okay? Depends on the will of the government. Okay? What they want to ask, what they want to do. Don't talk in chat. Okay? Some people are doing chat over here. Okay? So stop this. इससे पहले कि क्लास से बाहर जाओ, बंद करो, ठीक है। सर बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा प्रतीक ने, व्हाट आर द 3 patriots contributed to unification of Italy? It was no one of them. सर ऑप्शन नहीं दिया उसमें। क्या क्वेश्चन है सर? 3 patriots who contributed in the unification of Italy. सर गैरिबाल्डी, कैवर और एक राजा जो थे वो भी होंगे इसमें। विक्टर इमैनुअल, हाँ विक्टर इमैनुअल सेकंड। सर लेकिन उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, उसने ऑप्शन नहीं दिया लेकिन सही से। तो ऑप्शन दो तो पता लगे, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन होंगे तो सर इन तीनों के बाद जो होगा फिर वही होगा, ठीक है। तो वैसे सर 3 कौन थे? अवर नेक्स्ट चैप्टर। यस सर। अरे कैबोर हैं आपके गिसेपी मैज़नी भी हैं, हालांकि वो नहीं सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद सारा दारोमदार आपका विक्टर इमैनुअल सेकंड पे आया था, ओके। फिर उसके बाद गैरिबाल्डी भी हैं सर। गुजिपी मजीनी को लेकिन हम इंक्लूड तो करेंगे ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है। इनिशियल स्टेज में उन्होंने ही तो ये कहा था कि गॉड ऑल्सो बिलीव दैट नेशन स्टेट इज अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो क्यों नहीं करेंगे? गिउसेपे गैरिबाल्डी भी उन्हीं से इंस्पायर्ड थे, तो क्यों नहीं करेंगे? अब भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट सीक्रेट सोसाइटी भी तो बनाई, ये इनिशिएटिव भी तो लिया। तो जिसने इनिशिएटिव लिया तो उनको क्यों नहीं हम इंक्लूड करें? हम इंक्लूड करेंगे, बट बिकॉज इनिशिएटिव वाज टेकन बाय हिम, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इटली एज अ नेशन स्टेट। सर अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। So let's move to our chapter. Okay. Democracy and diversity. ठीक है, democracy and diversity chapter में you will come to know that how democracy runs, ठीक है, and how we should respect our diversity. ठीक है, diversity का role of diversity in a democracy. This is all we will do over here. तो बहुत ध्यान से समझना। इसमें जो वर्ड होंगे वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरमिंगल्ड मिलेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, जब आप उस स्टेटमेंट को रीड करोगे। सो इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन वन गो, ठीक है, बट इफ यू विल लिसन इट केयरफुली यू विल, इट इज श्योर एंड सर्टेन दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन वन गो। जो कंसेप्ट बताओ उसको ध्यान से बस समझो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू सो। तो लेट मी, आई थिंक सभी के बुक के पास अभी समय बुक है ना? यस सर है। यस सर। ओपन कर लो बुक। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद एन इवेंट, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो कि कहाँ पे होता है? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका ओलंपिक्स होता है, एक इवेंट है अमेरिका में, ओलंपिक्स होता है, ठीक है। एक ओलंपिक्स का गेम होता है इन द पीरियड ऑफ 1968। तो उस ओलंपिक के गेम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि किस तरीके से उस ओलंपिक्स गेम में, जो कि आपके मैक्सिको में हुआ था, ठीक है, अमेरिका ओवरऑल अमेरिका में मैक्सिको आ जाता है, तो किस तरीके से उसमें जो है जो विनर्स थे उन्होंने अमेरिका पर्टिकुलरली यूएस की बदनामी की थी,
ठीक है, एक उस नेशनल इवेंट में, उसको एक पॉलिटिकल इवेंट में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ेंगे। 200 मीटर की रेस होती है मैक्सिको में, और उसमें जीतते हैं 3 लोग। तो उसमें अफ्रो अमेरिकन होते हैं, एक आपका उसमें ऑस्ट्रेलियन है। तो जो अफ्रो अमेरिकन है उसमें आपके कौन है, आपके टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस। एक्सक्यूज मी सर, यस सर अफ्रो अमेरिकन मतलब अफ्रीका से लाए हुए अमेरिकन? यस, वो अमेरिकन, वो अफ्रीकन जो कि एज अ स्लेव यहाँ पे लाए गए थे इन अमेरिका इन ऑर्डर टू डू प्लांटेशन रिलेटेड वर्क। पर्टिकुलरली आपने पढ़ा होगा कैरेबियन आइलैंड में, ठीक है, बहुत सारे लोग आते थे, भी होता था ना, स्लेव ट्रेड भी होता था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, अगर याद हो आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, तो उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे लाए गए थे फोरफादर दिस, और फिर यहाँ आके वो सेटअप हो गए, ठीक है, बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वही डिस्क्रिमिनेशन जो आपने साउथ अफ्रीका में पढ़ा था, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में हुआ करता था कभी। ओके, और नेल्सन मंडेला का केस अगर याद हो आपको, तो आई थिंक इंग्लिश में भी आपके कहीं ना कहीं ये पोर्शन होगा। यस सर, इंग्लिश में सेकंड चैप्टर की फिर बायोग्राफी से लिया। और आप इंग्लिश भी पढ़ा दो क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक थोड़ा बहुत नॉलेज इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग लड़ने पे क्यों आतुर हो जाते हो? बाल्कन स्टेट के जैसे लगता है कभी कदार तुम लोग वो एक्सप्लोसिव। सर एक रोजा पार्क भी तो थी जो सीट देना छोड़ दी बस का। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं उस इवेंट पे। उस इवेंट में 200 मीटर का रेस है, और उस 200 मीटर के रेस में 3 लोग जीतते हैं। 2 अफ्रीकन अमेरिकन है और एक आपका ऑस्ट्रेलियन है। अफ्रीकन अमेरिकन में आपके जो है वो यूएस के एथलीट होते हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस विनर होते हैं गोल्ड और ब्रोंज के। और एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट है जिनका नाम है नॉर्मन, क्या नाम था उनका, पूरा नाम याद है आप लोगों को? पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन, ठीक है, पीटर नॉर्मन है जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस नेशनल इवेंट में जहाँ की सारे देश के लोग बैठे हैं और सेरेमनी हो रही है, एक दूसरे को जो है मतलब सब इस सेरेमनी को एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं। उस दौरान होता क्या है कि जो ये ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, ये क्या करते हैं, ये ऊपर हाथ, आपके पास देखना फिगर होगा, ठीक है, आपके बुक में फिगर दिया होगा, हाँ, इस तरीके से कुछ ब्लैक, देखो मैंने हाथा पहना है हालांकि, ऐसे ऊपर हाथ उठा के, ठीक है, और जो है कि नीचे गर्दन किया है उन्होंने, और विदाउट शूज खड़े हैं वहां पे। तो उसका अलग अलग क्या है सिग्निफिकेंस है वहां पे, ठीक है, उसका क्या है वहां पे अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मेडल तो उन्होंने जीत लिया, बट अगर वो ब्लैक सॉक्स पहन रहे हैं और शूज नहीं पहन रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, दे वांट टू शो दैट दे आर पुअर, पॉवर्टी, ठीक है, उनका जो जेस्चर, हाँ, पॉवर्टी, ठीक है, विच शोज पॉवर्टी। और जो क्लेंज फीस्ट है वो क्या दिखाता है, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और फीस्ट पर्टिकुलरली ब्लैक पावर को दिखाता है कि दैट दे हैव अ ब्लैक पावर, दो दे आर ब्लैक बट दे आल्सो पोजेस सम सॉर्ट ऑफ पावर, ब्लैक पावर को सिग्निफाई करता है। तो इसमें इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, इन लोगों ने, आपका टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। अब इसमें पीटर नॉर्मन क्या करते हैं, पीटर नॉर्मन जो है कि इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स का बैच पहन रखा है, व्हाट ही डिड, ही वॉर अ ह्यूमन राइट्स बैच। तो एक इंटरनेशनल फोरम पे एक सुपर पावर यूएस, ओके, वहां के लोग अमेरिकन, दोनों यूएस के जो आपके हैं यूएस के एथलीट टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, वो इतने लोग बैठे, इतनी कंट्रीज बैठी हैं, उसके सामने यूएस का क्या करते हैं, यूएस की बेइज्जती कर देते हैं। अब सोचो एक सुपर पावर है, वो अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, नो सर। तो उन पर वहां पे ऐसा होता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया कि इन लोगों के खेल के ऊपर पाबंदी लगा दी। इस तरीके से ओलंपिक गेम्स में आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। आप जो शो करना चाहते थे कि अमेरिका में, यूएस में जो है ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इट वाज अ पॉलिटिकल थिंग, इट इज अ पॉलिटिकल मैटर। व्हाई यू पुट इट ओवर हियर इन अ नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, सॉरी, नॉट अ नेशनल वन, ठीक है। तो उनसे जो है उनके मेडल छीन लिए जाते हैं और उनकी बहुत सारी आलोचना होती है। नॉर्मन को जो है कि उनको भी मना कर दिया जाता है, कि सस्पेंड किया जाता है कि आप भी जो है कि
नहीं खेलेंगे आने वाले ओलंपिक्स में। तो इस तरीके से उनके साथ एक्शन लिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां पे पता लग जाता है कि ऑल इज नॉट गोइंग वेल इन यूएस में सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। वो कह रहा है ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने यूएस में देखा है किसी ब्लैक को जो है कि किस तरीके से पुलिस वाले ने मार दिया। ये सब पुलिस वाले ने ब्रूटली उसे जॉर्ज को गर्दन से दबा दिया था, उसके बाद उसको 15 मिनट तक गर्दन से दबाए रखा था, और उसके बाद सारे ब्लैक्स जो है वो गुस्से में आ गए थे। किसी को नाम याद है? जॉर्ज नाम था सर उसका। सर जॉन फ्लॉयड। सर ये इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्शन किया था वो। सर क्या हुआ था? और इसके लिए मिलिट्री भी, इसके लिए उनके मेडल मिलिट्री डिप्लॉय हो गई थी व्हाइट हाउस के जॉर्ज सामने। फ्लॉयड को मार दिया गया था। एक ब्लैक थे, पुलिस वालों ने मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था, और वीडियो भी जो है क्या हो गया था, वायरल हो गया था। तो ब्लैक्स गुस्से में आ गए। ये पुरानी हिस्ट्री है वहाँ की। कि उनके मेडल छीन ले जाते हैं, उसके बाद क्या बोला था मैंने, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। अच्छा, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा रिसेंट की बात कर रहा था, अभी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, मैं भी डिस्कस करूँगा फिर से। तो अभी मैं रिसेंट की बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे अभी भी क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, और अभी रिसेंट का एग्जांपल जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग को आप देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कैसे इतने बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे सड़कों पे आ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक पावर्स को बनाए रखने के लिए और ब्लैक पावर्स को अंडरमाइन ना होने देने के लिए। ओके, यूएस प्रेसिडेंट को मिलिट्री भी बुलानी पड़ती है टू स्टॉप दिस ब्लैक पीपल इन ऑर्डर टू डू दिस काइंड ऑफ अनरेस्ट। और कहा जाता है इसमें चाइना का हाथ है। चलो वो सब हमें यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखो कि ब्लैक पावर्स के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ रिसेंट में। पीछे हिस्ट्री में भी आप देखोगे, जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक रेशियल, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत पहले से चला आता है बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट। तो जब उनके मेडल छीन लिए गए, नॉर्मन को जो है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए बर्खास्त कर दिया गया, तो ठीक है एक पनिशमेंट तो मिला उन्हें, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी के का अटेंशन भी मिला कि ऑल इज नॉट गोइंग वेल इन यूएस। तो ऐसे सिचुएशन को एक ये यूएस के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस तरीके से बेइज्जती हो रही है। और सैन जोस जो उनकी जहाँ से उन लोगों ने पढ़ाई की थी, ठीक है, वो सैन जोस ने उन लोगों की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, सैन होज कहते हैं, और उन्होंने क्या बनाई थी, उनकी मूर्ति बनाई थी अपने यहाँ कि भाई ये एक अच्छे, हाँ, स्टैचू। और फिर नॉर्मन की डेथ हो जाती है कुछ साल बाद, तो 2006 के अराउंड, तो पॉल बियरर बन के जाते हैं आपके टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ओके, पॉल बियरर क्या होता है सर? पॉल बियरर क्या पॉल बियरर कहते हैं ना, व्हाट वी से सर, होता क्या है सर? जो क्या है ऐड के समय, कैन यू रिपीट द नेम? पॉल बियरर, PALLBEARES। क्यों वैभव, कुछ गलत है? सर पॉल बियरर WWE में था सर, वो WWE में भी था। यस सर, इसलिए वो लंबित हो गया होगा। केल्विन में आ जाओ। ठीक है, केल्विन में आओ। पॉल बियरर बने थे कौन, आपके जो कंधा देते हैं। टॉमस। हाँ, ओके, तो इस तरीके का इवेंट के बारे में डिस्कशन किया गया। सर ये होते करने पॉल बियरर्स मतलब क्या है? मतलब ट्रिब्यूट, जो लोग कंधे देते हैं, कंधे देने के लिए जो जाते हैं साथ में, जो कफन को उठाते हैं, कफन देते हैं। हाँ, ठीक है, पॉल बियरर। अब मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, आई थिंक आज नहीं सर, नहीं किया। नो सर, अभी तक तो नहीं सर, अभी नो सर। ये दिख रहा है सभी को? यस सर, दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियरली। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लॉसरी वाले सेक्शन में, यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में डिस्कशन है। इसके बारे में यस सर, देखें। सिविल राइट्स मूवमेंट NTSC में पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुआ था।
सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएस, टाइम पीरियड याद रखना 1954 से 1968। ओके, फिर उसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन किसको कहा जाता है और ब्लैक पावर किसको कहा जाता है। ठीक है सर, सिविल राइट का क्या टाइम पीरियड क्या था? 1954 से 1968 सिविल राइट्स मूवमेंट। सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वहां का मतलब किंग था क्या? नहीं, ठीक है, एक मूवमेंट था जो कि 1954 से 68 तक चला था यूएस में। किस लिए चला था? व्हाट वाज द रीजन? तो टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म, Abolishing racial discrimination. ठीक है, अगेंस्ट द लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगेंस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगेंस्ट, चलो ब्रिंग आउट रिफॉर्म अगेंस्ट द Africans and Americans. Wait. To bring out reforms against illegal discrimination. African Americans. Okay. जो मूवमेंट था लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये कई बार एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो वे था इनका, जो इन्होंने वे अडॉप्ट किया था वो नॉन वायलेंस था, याद रखिएगा, नॉन वायलेंस वे अडॉप्टेड बाय हिम। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन सोसाइटी। ठीक है, चेंज विच वाज अ चेंज विच नीड a thorough inspection done by different community। मतलब रेशियल, हाँ, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे लीगली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था अगेंस्ट ब्लैक, तो उसको पूरी तरीके से हटाना था नॉन वायलेंस तरीके से। ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से उसको हटाना था। लीगली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? लीगल डिस्क्रिमिनेशन मींस एज पर द लॉ आल्सो यू कैन से दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ओके सर। मतलब सर यहाँ पे हम गलत नहीं कह सकते। लॉ डिस्क्रिमिनेट करता था। लीगल मतलब यहाँ पे लॉ ऐसे भी थे जो कि ब्लैक्स के अगेंस्ट थे, कुछ लॉ ऐसे भी थे जो ब्लैक के अगेंस्ट थे, तो वो उसको लीगल डिस्क्रिमिनेशन भी मानते थे। ओके, दे आल्सो कंसीडर दिस एज अ लीगल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज बीइंग डन अगेंस्ट ब्लैक्स। ओके, अब इसमें एक और जो है मूवमेंट है द ब्लैक पावर मूवमेंट। ओके, इसमें एक और मूवमेंट है द ब्लैक पावर मूवमेंट जो 1966 और 75 तक चला। 1966 से 75 तक द ब्लैक पावर, ये 1966 से 75 तक चला और इसमें सब कुछ अपनाया गया। ठीक है, वायलेंस, मिलिटेंट अप्रोच यहाँ पे था, मीन्स वायलेंस को अपनाया गया और कई सारे वायलेंस देखे गए थे उस टाइम। ठीक है, एंटी रेसिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, तो रेसिज्म के एंड करने के लिए वो वायलेंस करने के लिए भी तैयार थे। तो ये मूवमेंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली एनटीएससी में। एक सीबीएसई में इस साल तो नहीं पूछा जाएगा, बट अगर किसी के स्कूल में ये पढ़ा दिया गया है तो वो यूनिट टेस्ट में पूछ सकते हैं। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ओके, अब ये जो ओवरऑल हमने केस को पढ़ा, इस केस में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से डाइवर्सिटी है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और डाइवर्सिटी, हालांकि इस चीज को अभी हम लोगों ने ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया, हम लोगों ने देखा कि यूएस में जो कि एक सुपर पावर और द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड है, इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड एंड स्टिल प्रैक्टिसिंग रेसिज्म, स्टिल यू कैन सी दैट देयर इज अ रेसिज्म काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो उसी के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक दूसरा आएगा, डिफरेंसेस। सर ब्लैक पावर का डेफिनेशन क्या है? सिमिलैरिटीज
and divisions. सर ब्लैक्स वहाँ की रेशियल बैकवर्ड क्लासेस थी। Blacks वहाँ के रेशियल बैकवर्ड क्लासेस थी, जैसे हम सोशल बैकवर्ड बोलते हैं। हाँ रेशियल बैकवर्ड क्लासेस। डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, अब इसमें टर्म सोशल लगा लो तो सोशल डिफरेंसेस इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। You will find many of differences and number of differences. You might have studied arithmetic progression, ठीक है। तो n number, n तक पढ़ा होगा, यहाँ शुरू के n तक, तो n number of differences. Yes sir. And तो differences are n numbers. अब जैसे, और ये n numbers start कैसे होते हैं? From the very birth. जैसे आप पैदा हुए, ठीक है, जैसे किसी बच्चे का जन्म लेता है कोई बच्चा, तो उनके साथ कई सारे डिफरेंसेस बन जाते हैं तुरंत, उस बच्चे को पता भी नहीं लगता। पहली बात कि लड़का है लड़की, पहला डिफरेंस, ठीक है। वो जो कि सोसाइटी बना रही है उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ, उसको बस ये पता है कि सामने कोई दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है कि रिलीजियन तुरंत हो जाता है, भाई किस रिलीजियन में है, रिलीजियन हो गया। फिर उसके बाद अगर हिंदू में है तो कास्ट तुरंत डिसाइड हो जाता है कि अब ये कास्ट। तो सोचो उसको खुद नहीं पता और कितने सारे डिफरेंसेस उसके साथ चले आ रहे हैं, कितने सारे डिफरेंसेस तुरंत बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस फ्रॉम बाय बर्थ होता है और इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो हम चूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम एक एथिस्ट बनना चाहते हैं या फिर कॉस्मोपॉलिटन बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशंस के थ्रू हमारे डिफरेंसेस बनते हैं। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी हैं जो हम खुद चूज करना चाहते हैं। हम बाय बर्थ तो रिलीजन एक्स में थे, बट जब हम बड़े हो गए तो हमने दूसरा वाई में रिलीजन में हम अपने आप को चेंज कन्वर्जन करा लिया। तो ये भी एक डिफरेंस है। So differences is a natural thing. It will occur. You will find lot of differences, ठीक है, which is recognized by society. तो ये differences हैं और होंगे। अब differences हैं तो क्या इसका डिवीजन होना जरूरी है? अब जैसे सोशल ग्रुप एक मान लेते हैं, सोशल ग्रुप 1, सोशल ग्रुप 2, सोशल ग्रुप 3, ओके, इस तरह के 3 सोशल ग्रुप मानते हैं, ठीक है। ये सोशल ग्रुप किसका है? मान लेते हैं ये विमेन का है। विमेन का एक केस पकड़ते हैं, ठीक है। विमेन के केस में ये सोशल ग्रुप 1 में ये सारी विमेन क्या हैं? दीज ऑल विमेन आर वर्किंग विमेन, ठीक है। दीज ऑल विमेन आर वर्किंग विमेन। उनका अपना एक डिफरेंस है, दैट दे ऑल आर वर्किंग। सोशल ग्रुप 2, दैट दे आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन। दीज विमेन आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन। ऑल द विमेन फ्रॉम हिंदू रिलीजन विल बी ओवर हियर। सोशल ग्रुप 3, दैट दे आर फ्रॉम इस्लाम रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन मान लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं विमेन का केस। तो डिफरेंसेस, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, और अब अलग अलग समय पे अलग अलग आइडेंटिटी है। एक केस में हमने आइडेंटिटी उनकी बनाई कि दैट पर्टिकुलर वुमेन इज अ, सपोज XYZ वुमेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वर्किंग है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वेदर ही शी इज फ्रॉम हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया में 2 मेजर जो ग्रुप हैं वो यही हैं रिलीजन के टर्म्स में, ओके। तो अब इसमें ये डिफरेंसेस हैं, ओके। अब इस डिफरेंस में सिमिलैरिटी क्या है कि वो सभी विमेन हैं। ये क्या है सिमिलैरिटी? दैट दे ऑल आर विमेन, ओके। दे ऑल आर विमेन इज अ सिमिलैरिटी। सभी ग्रुप्स के लिए कॉमन है। ये सभी ग्रुप्स के लिए कॉमन है कि दे ऑल आर विमेन, ओके। डिफरेंसेस आप देखो तो भाई एक वर्किंग है, एक ओवरऑल एक रिलीजन में, एक दूसरे रिलीजन में, इस तरीके से। अब डिवीजन कब होता है? डिवीजन जब तब होता है जब एक डिफरेंस, ठीक है, जब एक डिफरेंस क्या करे, ओवरलैप करे अदर डिफरेंस को। जब एक डिफरेंस ओवरलैप करे अदर डिफरेंस को, ठीक है। अब कैसे एक डिफरेंस कैसे ओवरलैप कर सकती है अदर डिफरेंस को? अब जैसे हिंदू रिलीजन में मैंने कह दिया एग्जांपल, हिंदू रिलीजन में आप देखोगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित। तो अब इसमें क्या है, क्या सिमिलैरिटी? लगभग ये जो 4 हैं उनको हिंदू माना जाता है, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस तो हैं, ये डिफरेंसेस कि दैट ही इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, मींस दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, और दिस इज सोशल ग्रुप 1,
2, 3, 4 ऐसे। डिफरेंसेस डिवीजन कब होता है? जब ब्राह्मण्स और क्षत्रिय सेज दैट दलित्स, ठीक है, दलित्स को क्या कर रहे हैं? डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना करें या फिर उसको और ज्यादा दबा दें, कह दें कि आवर कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस ऑफ, ठीक है, अपने आप को ज्यादा मजबूत बताएं, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएं देन दैट ऑफ। तो ये डिफरेंसेस से क्या होगा? इस तरह की डिफरेंसेस की वजह से, इस तरह के ओवरलैपिंग की वजह से दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी विल फील एलिनेटेड, अलग समझेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या समझेंगे? अपने आप को अलग समझेंगे। ये अगर डिफरेंस इस डिफरेंस को ओवरलैप करेगा या दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। देन दैट विल बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड दैट विल मेक अ डिवीजन इन सोसाइटी। डिफरेंसेस हैं, सभी लोग जानते हैं कि डिफरेंसेस हैं। देयर इज नो नीड टू सबजुगेट एनी डिफरेंस, ठीक है, किसी भी डिफरेंस को दबाओ मत, उसको ओवरलैप मत करो। कोई एक डिफरेंस सोचे कि हम दूसरे डिफरेंस को ओवरलैप कर दें तो देन देयर इज अ केस ऑफ कंसर्न। सर ओवरलैप क्या मतलब हुआ? ओवरलैप मतलब दबाना, एक तरीके से आप ऐसे समझो, ठीक है, रिकॉग्नाइज न करना, दबाना, सबजुगेट करना। अब जैसे सिन्हाला स्पीकर सेज दैट सिन्हाला विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। So what there was the differences that Sinhala speakers are there, Tamil speakers are there, है ना? तो Tamil speakers हैं, Sinhala speaker हैं। You are saying only Sinhala will be the official language. Means you are not recognizing the other difference. Means you are doing a kind of overlap over here. Okay, you are doing a kind of overlap over here. So that will make people who are speaking Tamil, that will generate a kind of alienation. Okay, alienation, or they will feel that they are not part of the society or alienated, they are being alienated, and consequently what will happen? This will lead to a war, civil war, riots, कुछ भी हो सकता है, depends, situation to situation वो vary करता है, ठीक है। तो differences हैं, उसको recognize करो, but उस differences को ऐसे मत हो जाने दो कि वो division हो जाए, ठीक है। तो दो टर्म आप पढ़ोगे इसमें, overlapping का, overlapping जब एक डिफरेंस दूसरे डिफरेंस को क्या कर दे? सबजुगेट कर दे, ओवरलैप करे, और एक कटिंग अक्रॉस, क्रॉस कटिंग, कटिंग अक्रॉस और क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग बुक में क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस लिखा हुआ। चलो क्रॉस कटिंग कर लो, ठीक है, चलो तुम ये मत समझो। क्रॉस कटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंसेस हैं। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्रॉस कटिंग है? दैट दे आर women, that they sorry जिस लाइन को इसको टच करना चाहिए था, अभी मैं सोचना मैंने टेंजेंट बनाया है, ओके, टेंजेंट ऐसे ही होता है। सर आप पीछे मैथ्स इंग्लिश और साइंस की भी ट्यूशन देते हो क्या? Intersecting any circle at one point is all in one हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो गया? क्रॉस कटिंग। मींस डिफरेंसेस आते हैं, ओके, बट उसमें सिमिलैरिटी खोजो, डिफरेंसेस मत खोजो। डिफरेंसेस खोजोगे तो डिफरेंसेस बढ़ते ही चले जाएंगे। देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज। व्हाई देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज? क्यों सिमिलैरिटीज जो है पाने की इच्छा है, या क्यों हमें सिमिलैरिटी देखनी चाहिए? क्योंकि आज के डेट में कंट्रीज आर बिकमिंग मोर हेट्रोजीनियस देन द अर्लियर वन। मोर हेट्रोजीनियस मींस पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटी, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर कमिंग हियर एंड लिविंग हियर, आर ग्लोबलाइजेशन, हाँ, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो बहुत डिफरेंसेस है, तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा, और जब रहना मुश्किल हो जाएगा दंगे होंगे तो फिर सोशल अनरेस्ट, सोसाइटी फिर डेवलप नहीं करेगी, इकोनॉमिकल लॉस, कई सारे इफ्स एंड बट्स उसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या देखना है? सिमिलैरिटी देखना है, हमें डिफरेंसेस नहीं देखना है, ठीक है। जो है क्रॉस कटिंग क्या करता है? क्रॉस कटिंग एकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को। क्या करता है? डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। ओवरलैपिंग भाई आपने भी बताया था,
क्या सर ये ओवरलैपिंग जो भी आपने बताया था, सब्जुगेट करना। हाँ ठीक है, ओवरलैपिंग क्या करता है आपका? सोशल डिवीजन, याद रखिएगा आपके ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स। ठीक है, एक सोशल डिवीजन क्रिएट करता है और क्रॉस कटिंग आपका एकोमोडेट करता है। क्रॉस कटिंग सिमिलैरिटी बता तो रहा हूँ आपको सर। क्रॉस कटिंग का कोई और एग्जांपल? सिमिलैरिटीज, अब जैसे क्रॉस कटिंग में अब देखो कि एग्जांपल में आप देखो बेल्जियम मॉडल, ठीक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम आपने पढ़ा। दे रियलाइज दैट दे आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दे विल हैव टू लिव टुगेदर। ओके, तो क्या करते हैं, 4 बार अमेंडमेंट करते हैं 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और बहुत और ज्यादा एकोमोडेटिव बनाते हैं ताकि वो पीसफुली और एक पीस एंड हार्मनी के साथ सोसाइटी में रह सके, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। और वो कैसे कर पाए, वो जब एक दूसरे को समझ पाए, जब उनको पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग दोनों का, याद है? यस सर, ब्रसल्स की ब्रसल्स में भी हुआ। यस सर, as well as ठीक है, तो ये बात थी आपकी जो आपको समझनी थी। मेरे बुक में नीदरलैंड और पता नहीं आयरलैंड का एग्जांपल दिया है। हाँ, नीदरलैंड एंड आयरलैंड का एग्जांपल भी है, ठीक है। अब देख लो, नीदरलैंड और आयरलैंड, ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने कहा था सिविक्स में भी पढ़ोगे। तो कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, यहाँ पे भी कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो नीदरलैंड के केस में इक्वली रिच एंड पुअर, बट इन केस ऑफ आयरलैंड द थिंग इज डिफरेंट। कौन यहाँ पर रिच है, कौन पुअर है? इफ यू आर अ कैथलिक देन यू आर पुअर, रिच, एंड यू आर इफ यू आर प्रोटेस्टेंट देन यू आर रिच। यही है ना, कैथलिक्स ही पुअर है ना यहाँ पे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर केस याद होगा, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो बना, नदर्न आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 1801, वुल्फ टाउन एंड यूनाइटेड इरिशमैन, ठीक है, फेल हो गए थे और 1801 में फाइनली ऐड कर लिया था यूके में। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में ज्यादातर कौन रहता है? नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट। ओवरऑल आयरलैंड में आपको याद होगा कैथलिक्स हैं, ठीक है। ओवरऑल आयरलैंड में कौन है? कैथलिक्स है, ठीक है। तो ओवरऑल आयरलैंड में कैथलिक्स हैं, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट हैं। और आपने ये पढ़ा है कि ये दोनों क्या है? क्रिश्चियनिटी से हैं। क्रिश्चियनिटी को क्या है? एथनिक डाइवर्सिटी, एथनिक डिवीजन, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट देखो कितने परसेंट हैं? 53% प्रोटेस्टेंट और कैथलिक में डिफरेंस बता सकते हो? मैंने बताया था आपको। प्रोटेस्टेंट्स जीसस को पूजने में नहीं मानते हैं, मतलब वो चर्च में जाके पूजा करने में नहीं मानते, लेकिन वो जीसस में फेथ रखते हैं। लेकिन कैथोलिक्स जो है वो चर्च में जाके पूजा करते हैं। यस, ठीक है। कैथलिक्स जो हैं वो मानते हैं कि हमें जो जीसस की ब्लेसिंग्स हैं वो चर्च के थ्रू मिलेंगी, चर्च की अथॉरिटी को मानते हैं कैथलिक्स, रोमन कैथलिक्स। वेयर एज प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, did not recognize or do not recognize the authority of church. They say that we can have a direct contact with or we can get direct blessings from Jesus. There is no need of church. बाइबल को ही मानते हैं, ठीक है, yes, बाइबल। तो कैथलिक्स, अब हुआ क्या कि यहाँ पे पार्टी बनी, नेशनलिस्ट एंड यूनियनिस्ट। नेशनलिस्ट जो कि कैथलिक्स थे, जो ओवरऑल कैथलिक्स थे, नेशनलिस्ट पार्टी बनाए, और प्रोटेस्टेंट ने क्या बनाए? यूनियनिस्ट पार्टी। किसने बनाए? प्रोटेस्टेंट ने। अब प्रोटेस्टेंट को किसका सपोर्ट मिल रहा है? ब्रिटेन को मिल रहा है, ब्रिटेन का सपोर्ट मिल रहा है। तो हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यूनियनिस्ट पार्टी चाहती थी दैट दे वुड मर्ज अपने आप को करना चाहती थी विद यूके में मर्ज होना चाहती थी, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी वांटेड दैट आयरलैंड
नॉर्दर्न आयरलैंड शुड रिमेन इन आयरलैंड। तो फाइट होता है और फाइट में ह्यूज कैजुअलिटीज होती हैं, ठीक है, वॉर होता है। उसमें क्या वेट सर, अभी आपने क्या बताया मेरे को समझ नहीं आया। कैजुअलिटीज होती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं उसमें, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन कब निकलता है? 1998 में, ठीक है, एक कंक्लूजन निकलता है और उसमें ये आर्म्ड स्ट्रगल खत्म हो जाता है और ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है प्रोटेस्टेंट्स की, वो जाके उसकी जो इच्छा थी कि मर्ज होना यूके से, वो हो जाती है। तो मतलब वहाँ पे डिसीजन होता है, ठीक है, अपने आप में डिसीजन ले लेते हैं, जो लोग चाहते हैं वैसा करो, ठीक है, लड़ाई करने से क्या फायदा, कैजुअलिटीज भी हाई थी दोनों साइड से, तो फाइनली ऐसा हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है कहाँ पे? यूगोस्लाविया में, ठीक है। यूगोस्लाविया में सर, यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं होता है। यूगोस्लाविया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चला जाता है। वहां पे डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंसेस से ऐसा हुआ कि सोसाइटी में डिवीजन आ गई और वो डिवीजन कुछ ऐसी आ गई कि सोसाइटी और पूरी कंट्री ही क्या हो गई? टूट गई। वो पूरी कंट्री ही क्या हो गई? टूट गई इनटू 6 कंट्रीज, ठीक है। वो पूरी कंट्री ही टूट गई इनटू 6 कंट्रीज। वेट, write it down. That वो पूरी कंट्री किसमें टूट गई? 6 कंट्रीज। Someone is saying something, yes. सर मैं कह रहा था कि मुझे आपने उसके बाद बताया मर्ज विद यूके के बाद, वो उसके बाद मुझे कंटेंट समझ नहीं आया। यूके के साथ मर्ज हो गई क्योंकि वो लोग पीसफुली मान जाते हैं, ठीक है, पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहते हैं। कैजुअल लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, दोनों साइड एग्री कर जाते हैं और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है यूके के साथ, ओके। और उसमें देखा गया कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाता है। बट जो आपके यूगोस्लाविया है, ठीक है, वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं निकलता। वहाँ पे पॉलिटिक्स ने, ठीक है, पॉलिटिक्स ने इस तरीके से सोशल डिफरेंसेस को या सोशल डिवीजन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया कि वो कंट्री क्या हो गई? डिवाइड हो गई, डिसइंटीग्रेशन हो गया उस कंट्री का इनटू 6 कंट्रीज, ठीक है। 6 स्मॉल कंट्रीज में वो क्या हो गए? डिवाइड हो गए। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे नेदरलैंड में ऐसा, नेदरलैंड में ये केस नहीं होता, वहाँ पे इक्वली रिच पुअर है, आराम से रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं। बट नायरलैंड में ये प्रॉब्लम देखिए। अब ये 6 यूगोस्लाविया के कौन कौन से नेशन है वो लिख लो। राइट इट डाउन द नेम ऑफ 6 डिफरेंट कंट्रीज व्हिच वाज फॉर्म्ड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया। सर ये लास्ट ईयर भी था ना, इसका यूगोस्लाविया के 6 कंट्रीज में बटना। हाँ, कोसोवो, वो अल्बानियन, शायद अल्बानियन वाला था। यस, कोसोवो वाला याद होगा आपको। हाँ, कोसोवो, यस सर। बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, देखो बाल्कन वाले ही हैं। यस सर, बाल्कन में लास्ट वाला नेम वही वाला था जो आपने फर्स्ट लिया। हाँ, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो, सारे बाल्कन स्टेट से आ गए लगभग। हाँ, और स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जोगोविना, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये ना 6 डिफरेंट कंट्री व्हिच वाज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है, पॉलिटिक्स को सोशल डिफरेंसेस है, मैंने ये समझा दिया। उस सोशल डिफरेंस को इतना एक्यूट नहीं होना चाहिए या एक डिफरेंस दूसरे डिफरेंस को इतना ज्यादा जो है ओवरलैप नहीं करना चाहिए कि डिवीजन हो जाए सोसाइटी में। और डिवीजन अगर है सोसाइटी में तो उस डिवीजन को पॉलिटिक्स में नहीं एक्सप्रेस होने देना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर दोगे तो वो डिवीजन और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? एक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन फिर होना ही होना है। मेन क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन। हाँ, पॉलिटिक्स को कुछ इस तरीके से जो है चीजों को बैलेंस करके रखना होगा कि राइट्स ना हो, दंगे ना हो, डिसइंटीग्रेशन ना हो, ठीक है। चीजों को संभाल के रखना होगा, सही तरीके से सही दिशा में ले जाना होगा ताकि सभी का डेवलपमेंट हो, ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट हो।
ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वाइटल रोल ओवर हियर। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करोगे तो उसमें आउटकम्स के बारे में आएगा कि व्हाट आर द आउटकम्स व्हेन वी डू पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन। तो सोशल डिवीजन के बेसिस पे आप पॉलिटिक्स करोगे तो क्या हो सकता है और क्या उसके आउटकम्स निकल सकते हैं, डिवीजन। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में अब देखो, पॉलिटिक्स में नहीं करते हो सोशल डिवीजन को एक्सप्रेशन तो भी गलत है, थोड़ा तो करना होगा, और ज्यादा कर देते हो तो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन। अब इस चीज को समझना है। क्यों नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत? सोशल डिवीजन है, मैंने बताया दलित्स को रिकॉग्नाइज, डिफरेंस ऐसा है कि कुछ ऐसे कास्ट हैं जो कि एक डिप्रेस्ड क्लास को और भी ज्यादा डिप्रेस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल अगर एक्सप्रेशन नहीं रहेगा उस डिवीजन का तो उस डिवीजन का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, और उस अगर डिवीजन का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो पूरी तरीके से नेशन डेवलप्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी क्या कर रही है, अभी भी अंडर प्रिविलेज्ड है या अंडर डेवलप्ड है। डेवलपमेंट है तो सभी के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, मतलब सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस तभी अच्छा लगता है जब मतलब एक लिमिट तक रहे, उसके बाद जब वायलेंस वगैरह पे बात पहुंचती है तो फिर वो बात आगे पहुंचती है। हाँ, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बैलेंस वे अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना है, ठीक है, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बैलेंस अप्रोच करके, अब वो बैलेंस अप्रोच है क्या, किस तरीके से जो है कि उस बैलेंस अप्रोच को हमें समझना है, जानना है, किस तरीके से उसको बैलेंस करके ही रखना है। ओके, यही एक सबसे बड़ा क्या है, मुद्दा है जो पॉलिटिशियन को निभाना पड़ता है। तो अब इसमें आप पढ़ोगे हाँ, मतलब लास्ट में बात आयरलैंड में क्लास में प्रोटेस्टेंट की बात ही मानी गई, प्रोटेस्टेंट की तो बात मानी गई, वो जाके आयरलैंड उससे जुड़ जाते हैं यूके से। तो सर फिर उनकी पीस कैसे हो जाती है, कैथोलिक्स कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट। कॉम्प्रोमाइजेशन, अब देखो इंग्लिश पीपल आर मोर पावरफुल, ठीक है, जब भी होगा आपका ही नुकसान होगा ज्यादा। आप कैथोलिक्स हैं, आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है, दे आर पुटिंग मोर हार्म। अभी मैं डिस्कस करता हूँ और भी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, पहले ये देखो फैक्टर्स व्हिच आर क्रूशियल इन तो एक्चुअली 3 फैक्टर्स हैं, कितने हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला फैक्टर सोशल डिवीजन। अब यहाँ पे आउटकम्स डिपेंड करता है पॉलिटिक्स में कि किस तरीके से लोग अपनी आइडेंटिटी को परसीव करते हैं। अगर अपनी आइडेंटिटी को आप एक्सक्लूसिव वे में परसीव करोगे, ठीक है, कि हम जो है एक्सक्लूसिव, जैसे इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, अगर आपने अपने आप को इंडियन ना कहकर आप अपने आप को कहते हो कि मैं मराठी हूँ या मैं गुजराती हूँ या फिर मैं जो है कि ज़्यादा सोशल डिवीजन होगा। हाँ, तो उससे डिवीजन बढ़ेगा, डिवीजन घटेगा नहीं। पॉलिटिक्स में भी अगर हम जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग अपने आइडेंटिटी को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप डिवीजन को एक्सक्लूसिव कर दोगे, लोग अपने आप को एक्सक्लूसिवली अपनी आइडेंटिटी को देखने लगेंगे, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्या होगी, एक्यूट होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, एक्यूट होगी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जैसे सिन्हाला के केस में, वहाँ पे भी वही सेम केस है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक्सक्लूसिव देखा और पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल भी कर लिया। That Sinhala will be the only official language. They became in power because they were in majority. When they came in power, they made laws which were beneficial for them, not for the others. To foster Buddhism. Okay, they promoted their own religion. They promoted their own language. Okay, so it was. अगर वहीं पे पॉलिटिक्स में गए, ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी को एक्सक्लूसिव न रखकर इनक्लूसिव रखा होता सभी के लिए, तो क्या करते आप, अदर रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करते, तो आप कहते दैट वी आर सेक्युलर। और जो है आप जो है कि लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप कहते कि हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज आप एक से ज्यादा बनाते,
ठीक है, तो ये सारे अगर चीजें आप करते तो आप इंक्लूसिव हैं, और इंडिया में ये चीजें हैं ना। यस सर। यस सर इंडिया में तो भरपूर इस्तेमाल होता है। यस सर। ठीक है, तो इसमें पहला फैक्टर कि लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे देख रहे हैं। ये पोर्शन क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार यस सर। यस सर सर। एक बार हाँ सर यहाँ वैभव, पे यस सर यहाँ पे सर जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया आइडेंटिटी वाला सर, उसमें ये सर इंडिविजुअल बेसिस पे जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है या ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट कौन बनाता है? सर गवर्नमेंट सर डेमोक्रेसी में पीपल बनाता है और बाकी हाँ, तो बाकी की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो आप, है ना? ओके सर। तो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो तो पीपल पढ़ा रहे हैं, तो पीपल को देखना है लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे देखते हैं यहाँ पे। क्या वो एक्सक्लूसिव टर्म में देखते हैं या इंक्लूसिव टर्म में देखते हैं? तो सर अगर ये ऑल एस्पेक्ट्स में ये ऑल एस्पेक्ट्स में है, ऑल मतलब एस्पेक्ट्स में, लगभग ऑल एस्पेक्ट में कि अपने आप आइडेंटिटी को कैसे देखते हो। सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी में एक्सक्लूसिव अपने आप को द ओनली जब कह देते हैं तो एक्सक्लूसिव हो जाता है ना? तो द ओनली के टर्म्स में समझते हो या फिर मतलब एक टाइप से अपनी आइडेंटिटी एक्सर्ट करते हैं उस टाइम। हाँ, अपने आप को पहले इंडियन समझते हो या पहले अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट का समझते हो या रिलीजन का समझते हो, इस तरीके से। तो ये मैटर करता है। ओके ओके सर। हाँ, लोग अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से देखते हैं वो फैक्टर डिटरमाइन करता है कि अगर सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होगा तो कैसे होगा, क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी ही, लोगों की सोच ही डिटरमाइन करती है इन चीजों को। सिन्हाला के लोगों ने 74% अपना गवर्नमेंट बनाया, पॉलिटिक्स में अपने डिवीजन को एक्सप्रेस किया इन अ एक्सक्लूसिव मैनर, और सिविल वॉर हो गया। समझ में आया? बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने मतलब समझ है लोगों की समझ किस तरीके की है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट देखोगे, हाउ ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना? हाँ, आपको पढ़ना है, इस पे सभी पे नोट्स बनाने हैं। सर इस चैप्टर का मैं साथ के साथ बना रहा हूँ। सर ये खत्म हो गया चैप्टर? हाँ सर इसमें और क्या एक्स्ट्रा है? सर ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में आएगा ना? सीबीएसई बोर्ड में इस बार हटा दिया है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से करा रहा हूँ। हालांकि सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैंने कोई छोड़ा नहीं है, बस रीडिंग पोर्शन नहीं करा रहा। सर इसके बाद बुक के वो ले लीजिएगा जो कार्टून और बुक के इन बिटवीन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। इट डिपेंड्स, सेकंड है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को आप कैसे रेज करते हो ये भी डिपेंड करता है आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, दे डोंट नो दैट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द एंटायर नेशन। ठीक है, दे ओनली नो दैट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी वांट्स डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम कंट्री। सो पॉलिटिकल लीडर्स शुड रेज दैट काइंड ऑफ डिमांड। नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। ओके, कम्युनिटी कह दे कि हमें देश से निकालो, हमें अपना एक दूसरा देश बनाना, क्या पॉलिटिकल लीडर्स को रेज करना? खालिस्तान।
नो सर, नो सर, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। No, sir. यस, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या प्रोविजन, वही फ्रेमवर्क, उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को डिमांड्स को रेज करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ भी कहते वोट के चक्कर में और जो है उसको रेज कर दे डिमांड, उससे तो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन, अनरेस्ट होगा। ठीक है, जो मेन काम था आपका नेशन को चलाने का वो आप नहीं चलाओगे, नेशन को उल्टा क्या कर रहे हो, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग। ठीक है, डिजाइनर पत्रकार। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज नॉट मींस इट वेरी, हर कंट्री में अपना अपना इशू होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिमांड ऑफ के बाद क्या लिखा है, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अब अलग अलग ग्रुप के क्या है, अलग अलग डिमांड होंगे, गवर्नमेंट कैसे उस डिमांड को क्या करती है, फुलफिल करती है। मेजॉरिटी की भी डिमांड होगी, किसी भी चीज में मेजॉरिटी की डिमांड है, ठीक है, और माइनॉरिटी की डिमांड है। तो डिमांड हम मेजॉरिटी चाहेंगे कि उनकी डिमांड फुलफिल हो, माइनॉरिटी चाहेंगे उनकी डिमांड फुलफिल हो। तो गवर्नमेंट को डिमांड्स को फुलफिल तो करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को ये फील ना हो कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। माइनॉरिटी, दे आर माइनॉरिटी, उनको हमेशा लगेगा कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। ठीक है, तो उनको इंपॉर्टेंस देते हुए चीजों को बैलेंस वे में लेके चलना है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को। गवर्नमेंट का रिएक्शन मेन मुद्दा रखता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बैलेंस अप्रोच अपना रही है। ठीक है, कि क्या तरीका अपना रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है अलग अलग जो डिमांड आ रहे हैं उनके सामने अलग अलग ग्रुप्स के। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है पॉलिटिक्स कैसा होगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो आउटकम्स विल बी डेंजरस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं हुआ, देन आउटकम विल बी डेंजरस। अगर आइडेंटिटी एक्सक्लूसिव हुआ तो भी आउटकम डेंजरस। It means it will not be in favor for the nation's development. Okay, it can bring disaster also. It can bring civil war also. It can bring disintegration of the country also. समझ में आ रही है बात? थर्ड पॉइंट ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड को गवर्नमेंट कैसे फुलफिल कर रही है। गवर्नमेंट के जो रिएक्शन है डिमांड को फुलफिल करने, गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को फुलफिल करती है। ठीक है, अब डिमांड को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हो, क्या आपने माइनॉरिटी की डिमांड मेजॉरिटी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए फुलफिल किया है, या मेजॉरिटी की डिमांड माइनॉरिटी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते फुलफिल किया है। अगर आपने ऐसा किया है दोनों ही केस में, तो उसका जो आउटकम्स होगा वो मोर और लेस हार्म पहुंचाएगा। तो डिमांड को ऐसे फुलफिल करना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ हो। ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच जो है क्या करना है, लेना है। इसीलिए कभी भी, मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया है, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मिडिल पाथ, हमेशा बीच का मिडिल पाथ। तो ये बैलेंस क्या है, यही, इसी को मैं बैलेंस कब से कह रहा हूँ। ठीक है, एक बीच का रास्ता जिससे ये भी खुश हैं ये भी खुश हैं। तो जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, तो इसी बात को बताया जाएगा हमें। अब देखोगे डेमोक्रेसी में क्या होगा, मेजॉरिटी की बात देखी जाती है या माइनॉरिटी की बात देखी जाती है, दोनों को कोशिश की जाती है कि बैलेंस किया जाए। इन केस किसी का डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो पाता है, चाहे वो मेजॉरिटी का हो और चाहे वो माइनॉरिटी का हो, तो इस केस में क्या करना होगा, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में प्रोटेस्ट करना होगा। ठीक है, कौन सा वे, कॉन्स्टिट्यूशनल वे। ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, दंगे फसाद नहीं करने, दुकान नहीं जलानी, आग नहीं लगाना। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। ठीक है, और जंतर मंतर पे जाओ, बैठो, अपनी बातों को कहो, अपने रेज को, अपने क्वेश्चन को रेज करो, अपनी डिमांड को रेज करो। प्रोटेस्ट साइट है भाई हमें इस, हाँ जंतर मंतर जाओ कभी, देखो। ठीक है, तो वहां पे जाके अपनी डिमांड पुट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं अपने
जो है डिमांड को फुलफिल करने के। तो उनमें से जो बेस्ट वे है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जाओ, प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट कैसा करो? पीसफुल करो, अनआर्म्ड करो। ठीक है, अनआर्म्ड पीसफुल प्रोटेस्ट करो, एक डेमोक्रेटिक पाथ को अपनाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल में वे अगर मैंने कह भी दिया तो वो हो गया डेमोक्रेटिक पाथ। ठीक है, ताकि आपकी बात को सुनी जाए। डेमोक्रेटिक पाथ अगर आप चूज करोगे तो आज अगर आपकी डिमांड मान लेते हैं नहीं होता है पूरा, कल जरूर होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा सोशल डिवीजन को एक्सप्रेस करती हैं पॉलिटिक्स में, बट एक सर्टेन लिमिट के साथ। अब चाहे वो रिलीजियन से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, सभी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है? इट इज ऑल अबाउट पावर। दे वांट टू बी इन पावर, उन्हें पावर में रहना, उन्हें सत्ता में रहना है। तो सत्ते में रहने के लिए किनको जोड़ना होगा साथ में, एक साथ? तो लोग करते हैं रिलीजियन को ले लेते हैं, कास्ट को ले लेते हैं। वो उस रिलीजियन को लेंगे, उस कास्ट को लेंगे जो कि सप्रेस्ड हैं, फिर उसके बाद वेमेन को लेंगे, क्यों? वेमेन भी सप्रेस्ड हैं। तो इन सभी को लेंगे, एक बिगर यूनिट बन जाएगा। अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा इसको। एक बिगर यूनिट बन जाएगा, मींस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। पॉलिटिकल राइट्स तो है ही इंडिया में, तो वो उनके पावर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हेन दे विल कम टू पावर, दे विल नाउ हैव अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। सर एक बार सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन में डिफरेंस बता दो, क्या था? वेट करो, अभी मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है जो भी एक्सप्लेनेशन अभी हुआ, ये जो आउटकम्स हैं? नो सर। नो सर। ओके, यस, व्हाट यू आर सेइंग उत्कर? सर मैं सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिविजन्स में डिफरेंस पूछ रहा था। डिफरेंसेस हैं, नेचुरल हैं, कुछ मैनमेड भी हैं। डिवीजन तब होगा जब एक डिफरेंस दूसरे डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जब सबजुगेट दबाता है, नेग्लेक्ट करता है या ओवर पावर करता है, तब डिवीजन। ठीक है, मतलब सोशल डिफरेंसेस ठीक है, सोशल डिवीजन खराब है। खराब है, नॉट गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर कंट्री। अब जैसे देखो, अब और ये जो डिफरेंसेस है, देखो सोशल है ये डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि जो कि भगवान ने बनाए हैं। ये डिफरेंसेस क्या है? सोशल है। सोशल मीन्स ह्यूमन बीइंग, ये सब कुछ ह्यूमन बीइंग का करा धरा है। अगर उनके पास ब्रेन नहीं होता तो वो इतना कुछ नहीं कर पाते, बट ब्रेन है तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंस, डिवीजन, सिमिलैरिटी, क्रॉस कटिंग सब उन्हीं का बनाया हुआ है, क्योंकि उनके पास क्या है? ब्रेन। ठीक है सर। हाँ, आपने एक मूवी देखी होगी पीके? यस सर। ठप्पा कहाँ याद है? ठप्पा कहाँ लगा है? सर चलो, ठीक है, चलो। यस, कोई बच्चा कुछ कह रहा था? यस सर, मैं कह रहा हूँ जो पेज नंबर 35 दिया हुआ बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया, सर वो वाला इररेलेवेंट है क्या? सर पेज नंबर 35 पे जो कंटेंट दिया हुआ है उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया, और क्वेश्चन मार्क बना हुआ है सर, पेज नंबर 35 नई बुक में। अच्छा, रीड कर लेना उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस पोर्शन को भी। वो एग्जाम से रिलेटेड है, कभी कभार पूछ लेते हैं, बट ज्यादा नहीं है। ये आएगा ही नहीं ना बोर्ड में। पर सर ये जो बोर्ड के लिए नहीं कह रहा, मैं एनटीएससी के लिए कह रहा हूँ। नहीं, एनटीएससी में भी नहीं है, अभी तक नहीं देखा गया कि इसमें से क्वेश्चन कभी भी आया है। ओके सर। ये बस थिंकिंग डेवलप करने के लिए होता है, बस, ताकि तुम एनालाइज कर सको। ठीक है, तो एक ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो मैंने अभी आपका कंप्लीट किया। ओके, अब ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी में, ठीक है, इंडिया को अगर कहा जाए कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, अगर आपसे प्रॉब्लम पूछी जाए तो आप कौन कौन से प्रॉब्लम को बता सकते हो जो आप एज अ स्टूडेंट समझ पाते हो? सोशल डिवीजन। अच्छा, तो सोशल डिवीजन है, तो इंडिया के लिए सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स में क्या दिखना चाहिए? सर दिखना चाहिए भी, पर थोड़ा दिखना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, और
जो है सभी की आइडेंटिटी, सभी लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करें, इक्वल आइडेंटिटी परसीव करें। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ तो ऐसे समझा ही दिया। ठीक है, और ये सोशल साइंस है ही, इसका आप जैसे ही ये पढ़ के निकलते हो, जैसे साइंस के केस में आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो, ये रियल लाइफ में आपका प्रैक्टिकल होता है इसका, इसीलिए सोशल साइंस है ये, है ना। तो वी नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, स्टिल 5 मिनट्स सर। इंटेक्स क्वेश्चन सर। ओके, बताओ सर। एक तो पहले वो फुटबॉल वाला, मतलब आगे से शुरू करते हैं सर। फुटबॉल वाला एक बना हुआ है जिसमें पैशन लिखा हुआ है, और मतलब जैसे ओरिजिनल फुटबॉल होती है वैसे बना है, और एक में रेसिज्म लिखा है, और फुटबॉल में एक तरफ व्हाइट कलर है, एक तरफ ब्लैक कलर है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट इक्वल प्रोपोर्शन में दिख रहा होगा पहले केस में। यस सर। व्हाइट शायद ज्यादा लग रहा है। यस सर। लगभग इक्वली हर एक जगह पे है ब्लैक, ऐसा तो नहीं है कहीं पे जहाँ पे व्हाइट और ब्लैक का क्लियर कट डिमार्केशन है। तो सर इक्वली लगभग इक्वली मान लेते हैं, ऐसे भी मान लो। तो एक तरीके से ब्लैक हर एक जगह है जहाँ पे व्हाइट है, तो ठीक है। अब ऐसा कहो कि ब्लैक अलग व्हाइट अलग, सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन अपने फॉलो कर लिया, वो तो प्रॉब्लमेटिक है ना। अपार्थाइड रिजाइन अगर आप, यस सर। सर पैशन क्या डिमार्केट, मतलब पैशन वर्ड क्यों, मतलब क्या मीनिंग है यहाँ पे? passion to have like this means to have this kind of representation। सर एक और कार्टून है जिसमें पेज नंबर 32 पे एक और कार्टून है जिसमें कि हाथ काटा गया है, मतलब वो हाथ काट रहा है अपना। सर पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 32 पे हाथ काट रहा है। एक व्हाइट आदमी व्हाइट हाथ ब्लैक हाथ काट रहा है। हाँ सर। अच्छा, यस सर। कि व्हाइट ब्लैक को मार रहा है, तो वो मेजॉरिटी रूल्स व्हाइट ब्लैक को मार रहा है। उसमें कुछ लिखा भी होगा ना। नो सर, इसमें लिखा है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या हम मतलब अपने आप कैसे परसीव करते हैं, आपके क्लास के बच्चे कैसे, हम इससे क्या समझते हैं वो लिखना है। अच्छा, हम इससे ये समझ रहे हैं कि अगर हमने अपने ही हाथ को ब्लैक समझ के काट लिया तो हमारी अपनी गर्दन कट जाएगी, और जब गर्दन तो ये हो सकता है कि अगर कम्युनिटी सर हाथ कटने से गर्दन दोनों एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर सर हम एक को भी सर हम एग्जिस्टेंस हटा देते हैं तो सर फिर वो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा ठीक है, अभी किसी बच्चे ने कहा कि अगर हाथ कटने से मार दे तो सर कैसे पूरी कंट्री खत्म हो सकती है सर। हाथ कटने से सिर कैसे कटता है? इज्जत चली गई है। हाइपोथेटिकल। लिसन, अब इसमें ये लिखा होगा ना कि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है। अगर आपने अपने ही हाथ से अपना हाथ काट लिया है, ठीक है, तो अपना गर्दन भी काट लीजिए। क्या जरूरत है आपको जिंदगी जीने से एक हाथ लेकर? जीना है तो दोनों हाथ से जीजिए, जिंदा रहना है तो दोनों हाथ से जिंदा रहिए। अपने ही हाथ को अपने ही हाथ से काट दे रहे हो, इससे अच्छा है अपने आप को मार ही डालो, जब अपने ही हाथ से अपना हाथ काटना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा होगा अलग अलग लोगों के लिए ये पिक्चर का डिपिक्शन क्या है, अलग अलग। सर बेलफास्ट क्या है? बेलफास्ट क्या? बेलफास्ट 2005 ये क्या चीज है? कहाँ लिखा है ये? सर पेज नंबर 36 पे है, कार्टून टाइप का ही है। गूगल कर लो बेलफास्ट। सर मेरे को जिस चैप्टर की फर्स्ट इमेज है ना, मतलब जो गिवन है जिसमें सैनहोल्स स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टैचूज है, वहाँ की एक लाइन है, अ फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल मेडल सेरेमनी इन 1968 इज ऑन द टॉप। तो सर यहाँ पे जो ऊपर वाली पिक है उसमें जो ऑस्ट्रेलियन थे उनका भी है, मतलब उनकी वो भी दिख रहे हैं, और जो स्टैचू उन्होंने लगाई वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को नहीं दिखाया। मैं आपको क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, फिर से रिपीट करिए, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर बेलफास्ट कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड है। हाँ बेलफास्ट। वो पूछ रहा है जो ओरिजिनल इमेज है ना उसमें ऑस्ट्रेलियन बंदा भी खड़ा है, पर जो स्टैच्यू बनाई ना उन्होंने जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उसमें ऑस्ट्रेलियन बंदे को गायब कर दिया। ये सर सिर्फ दो ही खड़े हैं। तो वो जो इसलिए, हाँ वो इसलिए बताओ। तो वो इसलिए होगा क्योंकि वो तो उस कॉलेज के थे, वो ऑस्ट्रेलियन तो कॉलेज का था ही नहीं, तो उसका था ही नहीं। ठीक है, वहाँ के एक्स स्टूडेंट तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ही थे। ठीक है, हालांकि बना देना चाहिए था बट नहीं बनाया। तो शायद इसलिए कि डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया है, ये बताने नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मतलब एक तरीके से प्रेस किया है उन्होंने। ठीक है, प्रेस किया है अपने एक्स स्टूडेंट्स पे।
सर जो स्टार्टिंग में आपने ओलंपिक में बताया था सर, तो उनके सभी का मेडल छीन लिया गया था या फिर सिर्फ जिन्होंने सिर्फ वो किया था प्रोटेस्ट? जो प्रोटेस्ट करेंगे उन्हीं का छीना जाएगा ना। अब जो मेहनत करके, हाँ पर सर हमें देखा जाए कि जो थर्ड ऑस्ट्रेलियन था सर, वो इन अ सेंस कर रहा था सपोर्टिंग फ्लैग्स। क्या कर रहा था वो सर? क्योंकि सर बुक में एक लाइन है सर, सर यस सर, एक टाइप से सर वो ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहा था। हाँ, तो ब्लैक को तो सपोर्ट कर रहा था, तभी तो उसको खेल से ओलंपिक से हटा दिया गया। पर सर वो अगले उसमें होना, मतलब उसका मेडल नहीं लिया गया। अरे अब ओलंपिक्स के लिए जब हटा दिया गया तो मेडल्स उसके क्यों लेंगे, पनिशमेंट मिल गया ना। अच्छा ओके सर, ठीक है, उसने कुछ बोला थोड़ी था, उसने सिर्फ ह्यूमन राइट का बैच पहना था। यस सर। सर एक है, आई मेट दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फेल्ट that I had more in common with them than many other girls from my own country. Is this anti-national to feel so? No, this is not anti-national to feel so. If we are finding out similarity, I don't think so that, or it doesn't mean that we are going against the spirit of the nation, and we are just trying to finding out a similarity. दोस्ती करना अच्छा है या दुश्मनी करना अच्छा है? दोस्ती करना। Yes. सर आपने होमोजीनियस सोसाइटी और माइग्रेंट के बारे में बताया। हाँ, होमोजीनियस सोसाइटी अर्लियर जर्मनी स्वीडन में आप देखोगे जो सोसाइटी थी वो होमोजीनियस थी, बट आज के डेट में हेट्रोजीनियस है। मैंने ये टर्म यूज किया था। आज के डेट में सोसाइटी कैसी है? हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस मींस माइग्रेंट, जो कि आपके अलग है, अलग कंट्री से आ सकते हैं, अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर के साथ आएंगे, डाइवर्सिटी तो रहेगी ही। तो हमें उस डाइवर्सिटी को क्या करना है? हर हाल में रिस्पेक्ट करना है। उस डाइवर्सिटी को, उस डिफरेंसेस को डिवीजन नहीं होने देना है किसी भी हाल में। यस ठीक है, तो इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एनटीएससी के लिए। सर जेंडर आ गया, कास्ट आ गया, मतलब इम्पोर्टेंट। हाँ, इंडिया का 3 ही मेन इशू है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। मुझे नहीं पता कि क्यों गवर्नमेंट ने इसको इस बार हटा दिया है, ठीक है, बट एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर पेज नंबर 36 पे सर जो कार्टून है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब सर उसमें ये लिखा हुआ है, इन सम सोसाइटीज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड द कॉलोनीज ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक कम्युनिटीज आर डिवाइडेड बाय वॉल्स। दीज वॉल्स, सर वो फिर बोल रहे कि ग्राफिटी के लिए यूज होती है वॉल्स। द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट इन 2005। सर ये एग्रीमेंट किस बारे में था? एग्रीमेंट टू लिव पीसफुली। ठीक है, चलो मैं आई विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। आई विल स्टार्ट डिस्कशन। और सर एक क्वेश्चन लास्ट में बचा हुआ है बस। हाँ बताओ। So you are saying that too many small divisions are better than a single big division. Are you also saying that politics is a force of unity? Yes. Yes sir होगा। So अब ये पूछा जा रहा है आपसे that you are saying that too many small division are better than single big division. तो small division की बातें ही नहीं हुई है। We are discussing here differences. So if differences is there, it's okay. If small differences is there, it's okay. That should not converted into big division. ठीक है, small division है, big division, अगर suppose small division भी है, चलो अच्छा इस बात को भी मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत एक डिफरेंस दूसरे डिफरेंस को सब्जुगेट कर रहा है, डिवीजन बन गया, तो स्मॉल डिवीजन है, ओके, बट दैट डिवीजन शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. If it is expressed in politics, it should be in a constitutional way, within a constitutional framework. Okay, demand should be made in such a way that all the community feels safe and secure, or all the communities feel that their demand has been fulfilled. Okay, which is the Sir, bigotry मतलब BIGOTRY. इसका मतलब bigotry BIGOTRY. BIGOTRY. Yes sir. बताइए भाई, ये वर्ड मीनिंग बताइए. Who will say what is the meaning of bigotry? BIGOTRY. रम्या. सर मतलब आप किसी चीज को झेल नहीं सकते उसके, मतलब सर इंटॉलरेंस है सर, मतलब जैसे मैं किसी का ओपिनियन टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा.
इन असहिष्णुता सर गुस्सा होना इनटॉलरेंट असहिष्णुता झेल नहीं पाना। यस सर ठीक है चलो अब समझ में आया सर नोट्स बना के भेजना जरूरी है इस चैप्टर के नोट्स बना के सभी बच्चे भेज दो उसको ठीक है सर ऐसे वन कमेटी असेसमेंट शुरू होने वाला है सर क्या होने वाला है नोट्स बनाना सर ऐसे मतलब जो मिड टर्म एग्जाम होता है सर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सर हमारा तो वो बनाना मुझे मैंने क्लास के साथ ही बना लिए नोट्स। चलो ठीक है जो उन्होंने बना लिया भेज दो शॉर्ट नोट्स बना के भेज देंगे। ठीक है बना लो सभी लोग बना के भेज देना आज नहीं तो कल भेज देना जरूरी ओके सर इसकी डीपीपी ठीक है डीबीपी मिल जाएगी उसको सॉल्व कर लेना थैंक यू ओके सर और सर आप हाथ गुड पे इवनिंग आधा black, गुड इवनिंग सर आधा ब्लैक का पेन दो सर गुड इवनिंग सर पेन है डिजिटल पेन को चलाने के लिए ओके बाय बाय हाँ सर सब Thank नहीं you, sir. करना। गुड इवनिंग सर इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर ओके ब्रो